लॉस्ट स्प्रिंग की जो दूसरी स्टोरी है, इस स्टोरी का टाइटल है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, कि मैं एक कार ड्राइव करना चाहता हूँ। एंड ये स्टोरी है मुकेश की। तो मैं एक बार आपको इस स्टोरी का ओवरव्यू दे दूँ। ओवरव्यू देने के बाद ही हम इसको लाइन बाय लाइन समझेंगे। देखो, जो सेकंड स्टोरी है ये है मुकेश के बारे में। मुकेश कहाँ से बिलोंग करता है? फिरोज़ाबाद से। फिरोज़ाबाद हमारे इंडिया में ही एक टाउन है, और ये टाउन ऐसा है, इसमें एक्चुअली ना छोटे छोटे घर हैं, स्मॉल हट्स हैं। एंड सारे के सारे जो स्मॉल हट्स एंड घर बने हुए हैं वो ना डिलैपिडेटेड कंडीशन में हैं। और इसी टाउन में मुकेश रहता है। मुकेश का एक सपना है कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, बट वो ऐसी पुअर फैमिली में है कि इसे बैंगल मेकिंग के काम में लगा रखा है। लेकिन इसका जो ये ड्रीम है ना, ये लास्ट तक रहता है। फिर एनीस जंग बता रही हैं कि मुकेश जो है ना, इसका सपना मोटर मैकेनिक बनने का भी है, साथ साथ ये ना कार भी चलाना सीखना चाहता है। ये कहता है कि ये गैराज में जाकर मोटर मैकेनिक बनेगा और ये गाड़ी ड्राइव करना भी सीख लेगा। फिरोज़ाबाद में जितने भी घर हैं उन सभी घर में बैंगल मेकिंग का काम होता है। एंड बैंगल मेकिंग का जो काम होता है ना, कांच की चूड़ियाँ बनाने का काम, इट इज़ वेरी हार्ड वर्क, क्योंकि इनको अंधेरे में बैठकर कांच के पीसेस चिपकाने पड़ते हैं। तो सिंस ये सब लोग डार्क में बैठकर काम करते हैं, अंधेरे में बैठकर, तो इसलिए इनकी आंखें एडजस्ट हो जाती हैं अंधेरे में, और सूरज की जो धूप है वो इनसे टॉलरेट नहीं हो पाती, जो डे लाइट है वो टॉलरेट इनकी आंखों से नहीं हो पाती। सो दैट्स वाई एट द एंड ऑफ द डे दे लूज अप देयर साइट्स, मतलब उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। एक दिन मुकेश जो है हमारी ऑथर एनीस जंग को अपने घर लेकर जाता है। तो जब एनीस जंग इसके घर जाती है, उसे पता चलता है कि ये कितनी स्टिंकिंग लेन में रहता है एंड जो घर है, घर की हालात बहुत ख़राब है। मुकेश के घर में इसका एक बड़ा भाई है एंड बड़े भाई की एक वाइफ भी है। इसके अलावा इसके घर में इसकी जो ग्रैंड मदर है वो भी रहती है एंड फादर भी रहते हैं। तो जो ग्रैंड मदर है ना, ये कहती है एनीस जंग को कि हम जो है ना बैंगल मेकिंग कास्ट में पैदा हुए हैं और ये हमारी डेस्टिनी है और ये गॉड गिवन वर्क है हमारा, तो इसलिए हम बैंगल मेकिंग का काम कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये इजी नहीं है छोड़ना, बिकॉज ये तो भगवान ने ही हमें दिया है, ये तो हमारा कर्म है बेसिकली। फिर इसके, और कर्म का मतलब यहाँ पर डेस्टिनी है। फिर इसके बाद एनीस जंग बताती हैं कि फिरोज़ाबाद में ही एक यंग गर्ल है सविता, जो बैंगल मेकिंग का काम करती है। लेकिन सविता जब इन कांच की बैंगल्स को, कांच के पीसेस को एक दूसरे से जोड़ती है, तो यहाँ पर एनीस जंग कहते हैं कि इस छोटी सी बच्ची को अभी इसका मीनिंग नहीं पता कि कांच की चूड़ियों का मतलब क्या है। तो वो कहती हैं कि जब वो ब्राइड बनेगी तब उसे पता चलेगा कि कांच की चूड़ियों का महत्व सुहाग होता है। बेसिकली ये सिंबलाइज करता है सुहाग को। इंडियन विमेन के लिए ये एक ऑस्पिशियस थिंग है, कांच की चूड़ियाँ पहनना। इसके अलावा फिर एट द एंड ऑफ द स्टोरी एनीस जंग कहती है कि वैसे तो फिरोज़ाबाद में रहने वाले हर घर में बैंगल मेकिंग का काम होता है, और कोई भी बैंगल मेकिंग के अलावा कोई और काम कर नहीं सकता, क्योंकि एक तो रिस्क लेने में इनको डर लगता है। लेकिन वो मुकेश की आंखों में एक ज़ील देखती हैं। वो देखती हैं कि इसका जो ये सपना है ना मोटर मैकेनिक बनने का, वो आज भी इसकी आंखों में है और ये एक दिन पक्का मोटर मैकेनिक बनेगा। लास्ट में एनीस जंग मुकेश से ये भी पूछती है कि क्या तुम प्लेन नहीं उड़ाना चाहते? तो मुकेश को वैसे भी प्लेन्स के बारे में कुछ नहीं पता, बहुत ही कम एरोप्लेन ऐसे हैं जो फ्लाई ओवर करते हैं फिरोज़ाबाद से, तो मुकेश को उसके बारे में नहीं पता। तो मुकेश थोड़ी सी लो वॉल्यूम में कहता है नो, मैं प्लेन नहीं उड़ाना चाहता। लेकिन उसे इस बात का रिग्रेट नहीं होता, उसे कुछ पछतावा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो तो आगे जाकर सिर्फ और सिर्फ मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो स्टोरी के एंड में एनीस जंग ये बताती है कि उसकी आंखों में जो ज़ील है ना, वो एट द एंड भी थी और वो पक्का एक दिन जाकर मोटर मैकेनिक बनेगा। मुकेश इंसिस्ट्स
On being his own master, I will be a motor mechanic, he announces. मुकेश अपनी लाइफ में खुद का मास्टर वो बनना चाहता है एंड आगे जाकर वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है फ्यूचर में. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क. एनीस जंग उससे पूछती है कि क्या आपको कार्स के बारे में पता है. तो वो आंसर करता है आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, कि मैं कार चलाना सीख लूँगा. और जब ये बातें कहता है ना वो स्ट्रेट एनीस जंग की आंखों में देख कर बोलता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा. His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles. एनीस जंग कहती हैं कि फिरोज़ाबाद एक ऐसा टाउन है जो सिर्फ और सिर्फ बैंगल मेकिंग के लिए फेमस है. वहाँ पर हर छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ा इंसान बैंगल मेकिंग के काम में लगा हुआ है और इन लोगों के बीच में मुकेश भी रहता है. अब यहाँ पर एनीस जंग ये बताना चाहती हैं कि एक ऐसी जगह जहाँ पर हर कोई सिर्फ और सिर्फ बैंगल मेकिंग के ट्रेडिशन में ही लगा हुआ है, बैंगल मेकिंग का काम करते हैं और इन लोगों के बीच में मुकेश रहता है और उसका ये सपना है कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. सो अब ये सपना उसका मिराज लगता है. मिराज का मतलब क्या होता है? एक ऐसी अनरियलिस्टिक होप जो शायद लगे पूरी हो बट प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है. एक ऐसी अनरियलिस्टिक विश जो शायद पूरी ना हो. तो एनीस जंग यहाँ ये कहना चाह रही है कि एक ऐसा टाउन जिसमें सिर्फ और सिर्फ बैंगल मेकिंग का काम होता है और ऐसे टाउन में रहकर मुकेश के ये सपने मिराज लगते हैं. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. और फिरोज़ाबाद में हर एक फैमिली बैंगल मेकिंग का काम करती हैं. It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land it seems. एनीस जंग ये कह रही हैं कि जो ये फिरोज़ाबाद टाउन है ये ऐसा लगता है कि ये ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है. मतलब यहाँ पर बैंगल मेकिंग का काम होता है तो फिरोज़ाबाद टाउन बैंगल मेकिंग का एक सेंट्रल एरिया है. हमारे ऐसा लगता है जैसे हमारे भारत में जितनी भी विमेन रहती हैं उन सभी औरतों के लिए जो चूड़ियाँ बनती हैं वो सिर्फ और सिर्फ फिरोज़ाबाद में ही बनती हैं. और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन्होंने अपनी जनरेशन्स निकाल दी. मतलब जनरेशन टू जनरेशन उनका ये ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि वो बैंगल मेकिंग का काम ही करेंगे और बैंगल मेकिंग के लिए वो फर्नेस में काम करते हैं, वो ग्लास को वेल्डिंग करते हैं. ग्लास वेल्डिंग करना मतलब ग्लास को मोल्ड करके उन चूड़ियों को गोल शेप देते हैं. राइट. तो एनीस जंग यहाँ ये बताना चाहते हैं कि यहाँ के लोग ना जनरेशन टू जनरेशन इनका ये अपना ट्रेडिशन लगा लो भले ही कि भाई जनरेशन टू जनरेशन ये लोग सिर्फ और सिर्फ बैंगल मेकिंग का काम ही करते आ रहे हैं. Mukesh's family is among them. None of them know that it is illegal for children like him to work in glass furnaces with high temperature in dingy cells without air and light. तो यहाँ पर एनीस जंग कह रही है कि मुकेश की फैमिली भी उन्हीं लोगों में से थी जो सालों साल से सिर्फ और सिर्फ बैंगल मेकिंग का काम कर रहे हैं. एंड कमाल की बात यह है कि फिरोज़ाबाद टाउन में किसी को भी ये नहीं पता था कि बच्चों के लिए ऐसी जगह पर काम कराना जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता हो, आई मीन बहुत गर्मी हो. क्योंकि जब ग्लास फर्नेसेस होती है ना तो इनमें जब बेंगल्स बनाई जाती हैं, क्योंकि ग्लास फर्नेसेस का मतलब है जहाँ पर कांच का काम किया जाता है, तो चाहे वो बैंगल मेकिंग का काम हो या कोई और काम हो, तो जहाँ पर ग्लास फर्नेसेस होती हैं वहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है. तो यहाँ पर एनीस जंग बता रही है कि किसी को ये नहीं पता था कि बच्चों के लिए ऐसी जगह काम करना इल्लीगल है जहाँ पर हाई टेम्परेचर हो. ऐसी जगह काम करना इल्लीगल है जो डिंजी सेल्स हो. डिंजी सेल्स का मतलब एक डार्क एरिया, वहाँ पर ना तो लाइट है और ना ही एयर है. तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ऐसी जगह काम करना बच्चों के लिए इल्लीगल है. कौन कौन सी जगह? हाई टेम्परेचर एंड डार्क एरिया या डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट. क्योंकि वहाँ इतना डार्क रूम होता है ग्लास फर्नेसेस में कि सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा जो ऑयल लैंप होता है वो जलाया जाता है एंड वहाँ पर इतनी डार्कनेस होती है कि ना तो लाइट
पास ऑन होती है, ना ही एयर आती है अंदर। दैट द लॉ इफ एनफोर्स्ड, लेकिन अगर ये जो लॉ हम बात कर रहे हैं बच्चों के अधिकार के लिए, इसको अगर हम एनफोर्स कर देते हैं, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours। slog का मतलब क्या होता है? हार्ड वर्क। तो यहाँ पर कह रहे हैं अनीस जंग कि अगर हम इस लॉ को इन पर अप्लाई कर दें, एनफोर्स कर दें, तो हम मुकेश को ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ 20,000 वो बच्चे जो इस हॉट फर्नेस में काम करते हैं, दिन रात वो स्लॉग करते हैं, मतलब वो इतना हार्ड वर्क करते हैं कि कभी कभी उनकी आंखों की ब्राइटनेस भी चली जाती है, ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, की कभी कभी उनकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है बच्चों की। तो ऐसे 20,000 बच्चों को हम निकाल सकते हैं ये कानून वहां अप्लाई करके। Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt। तो यहाँ एनीस जंग बता रही है कि अब जो मुकेश है ना, वो एनीस जंग को उनके घर ले गया, और वो बड़े ही ऐसे खुशी खुशी लेके गया था। जब उसने ये कहा ना एनीस जंग को कि मेरे घर चलो, तो उसकी आंखों में एक चमक थी, और उसने प्राउडली कहा कि उसका घर अभी अभी रीबिल्ट हुआ है, मतलब रेनोवेट हुआ है। We walked down stinking lanes choked with garbage। एनीस जंग इनके घर चली जाती हैं। जब इनके घर जाती हैं तो उन्होंने देखा कि मुकेश का जो घर है ना वो स्टिंकिंग लेन्स में है, पतली पतली गलियां, और उसमें स्टिंक आ रही है, स्मेल आ रही है, क्योंकि इट वॉज चोक्ड विद गार्बेज, वहां पर कूड़ा करकट जमा हो रखा था। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, वॉबली डोर्स, नो विंडोज। तो यहाँ पर एनीस जंग बता रही हैं कि वहां पर जो घर थे ना वो बेसिकली स्लम की तरह बने होते, जैसे स्लम एरिया में होते हैं, एंड हर घर की जो दीवारें थी वो क्रम्बलिंग थी, मतलब ऐसी थी जैसे मानो अभी गिर जाएंगी। तो वहां पर जो घर थे ना वो डिलैपिडेटेड से थे, एंड वॉबली डोर्स थे, अनस्टेडी डोर्स, उनमें कोई विंडोज भी नहीं थी घरों में। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्रीमेवल स्टेट। एंड घर ऐसे बने हुए थे जैसे कि प्रीमेवल स्टेट में होते हैं, मतलब ऐसे पुराने जमाने टाइप्स के, जैसे कि प्री हिस्टोरिकल हाउसेज हों। तो वो जो पुराने जमाने पुराने टाइप्स के जो घर थे वो कैसे थे? बेसिकली वो स्लम एरिया की तरह बने हुए थे। वॉल्स क्रम्बल्ड थी, डोर्स अनस्टेडी थे, उनमें कोई विंडो भी नहीं थी घरों में। एंड सभी घर में एक चीज़ उन्होंने देखी कि सभी घर क्राउडेड थे, क्योंकि हर घर में ह्यूमंस एंड उनके एनिमल्स को एग्जिस्ट कर रहे थे, मतलब जो लोग रहते थे उनके साथ साथ उनके एनिमल्स भी उसी घर में रह रहे थे। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस। और अब एनीस जंग बता रही कि मुकेश एक ऐसे ही घर में रुका जो कि प्रीमेवल स्टेट में था, जिसकी दीवारें क्रम्बल्ड थी एंड डोर्स अनस्टेडी थे, ना ही घर में विंडो थी। बैंग्स अ वोबली आयरन डोर विद हिज फुट। तो अब उसने क्या किया, जो घर का दरवाज़ा है ना, जो अनस्टेडी दरवाज़ा था, उसको उसने बैंग किया, मतलब ऐसे उसको उसने बेसिकली एक हिट किया उस पर, एंड पुशेज इट ओपन। और उसने अपने पाँव से हिट इसलिए किया था क्योंकि उसे वो दरवाज़ा खोलना था। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक। तो वो बता रही हैं कि वो अब ऐसे घर में एंटर हुई जो कि एक हाफ बिल्ट शैक थी, मतलब आधी बनी हुई शैक। शैक का मतलब होता है हट, मतलब एक तरीके की झोपड़ी या एक ऐसा कच्चा सा मकान था वो। इन वन पार्ट ऑफ इट थैश्ड विद डेड ग्रास। और वहाँ पर एक जगह ग्रासेस पड़ी हुई थी। इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल्स ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स। और वहाँ पर एक फायरवुड स्टोव था, मतलब चूल्हा था वहाँ पर, एंड चूल्हे में क्या हो रखी थी, वहाँ पर खाना बनाने के लिए इन्होंने स्पिनिच लीव्स रखी हुई थी। और इनको कैसे पता चला कि वहाँ पर स्पिनिच लीव्स थी? क्योंकि उनकी सिजलिंग हो रही थी। तो जब स्पिनिच लीव्स को आप, मतलब पालक के जो पत्ते, जब उसे पकाते हो तो उसकी आवाज़ आती है, तो उसे सिजलिंग नॉइस कहते हैं, ठीक है। तो ये कह रही हैं कि वहाँ पर एक फायरवुड स्टोव था, उसके ऊपर बड़ा सा वेसल रखा हुआ था, एंड उसके अंदर स्पिनिच लीव्स पक रही थी। On the ground in large aluminium platters,
आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। तो उसने ये देखा कि ग्राउंड पर एक बड़ा सा एल्यूमिनियम का प्लेट रखा हुआ है जिसमें चॉप्ड वेजिटेबल्स है, कटी हुई सब्जियां रखी हुई हैं। अ फ्रेल यंग वुमन, फ्रेल का मतलब है वीक एंड थिन। सो अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। फिर उन्होंने ये देखा कि एक यंग वुमेन है जो काफ़ी थिन एंड वीक थी, काफ़ी पतली एंड कमज़ोर थी, वो पूरी फैमिली के लिए खाना कुक कर रही थी। थ्रू आईज फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल्स। और जैसे ही उस फ्रेल यंग वुमन ने एनीस जंग को देखा, उसने स्माइल किया, जबकि उसकी आंखें उस फायरवुड स्टोव के स्मोक से भर गई थी। क्योंकि चूल्हे में जो स्मोक निकलता है ना, उससे आंखों में पानी आ जाता है, तो उसकी आंखों में ऐसे पानी आ गया था उस धुएं की वजह से। और फिर भी वो एनीस जंग को देखकर उसने स्माइल की। आगे एनीस जंग बता रहे हैं कि वो फ्रेल यंग वुमन कौन थी, वो ये जो सबके लिए खाना बनाती है वो थी कौन एक्चुअली में। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश's एल्डर ब्रदर, मुकेश का जो बड़ा भाई है उसकी वो वाइफ थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, और वो इतनी भी ज़्यादा एज में नहीं थी। शी हैज़ बिगिन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, her husband, मुकेश एंड देयर फादर। फिर एनीस जंग बता रही हैं कि हालांकि वो ज़्यादा एज की नहीं थी, लेकिन वो इस घर की बहू थी, राइट। क्योंकि उनकी शादी जो हो गई वो घर की बहू हो गई, और बहू के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, राइट। उस तरीके से वो बता रही हैं कि वो घर की क्या थी, बहू थी। मतलब आप ये कह सकते हो डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस। और वो 3 लोगों का ध्यान रखती थी, अपने खुद के हस्बैंड का, मुकेश का, एंड इन दोनों के जो पिता थे उनका। इन तीनों के लिए वो खाना बनाती थी, इनका ध्यान रखती थी। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall. तो यहाँ पर एनीस जंग बता रही हैं कि इनके घर में जैसे कोई ओल्डर मैन एंटर करता था, वैसे ही ये जो इनके घर की डॉटर इन लॉ थी वो जाकर एक ब्रोकन वॉल के पीछे छुप जाती थी। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपना फेस वेल कर लेती थी, मतलब घूंघट कर लेती थी अपने फेस पर। एज कस्टम डिमांड्स, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। एंड यहाँ पर एनीस जंग बता रहे हैं कि इनके कस्टम में यही था कि जो घर की बहू है वो अपने से बड़े जो भी मेल एल्डर्स हैं उनके सामने घूंघट रखती थी, ठीक है। एंड ये रिवाज इनका मस्ट था। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर। और वो बता रहे हैं कि इनके केस में जो एल्डर था वो कौन था, मुकेश और उसके बड़े भाई के पिता, ठीक है। और वो क्या थे, वो बैंगल मेकर थे, और एक इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर थे, मतलब बहुत ही गरीब। तो यहाँ ये यूँ बताना चाह रही हैं कि जो उनके घर में जो सबसे बड़े थे वो कौन थे, बैंगल मेकर, जो कि पुअर थे, ठीक है। लेकिन फिर भी इनके घर की जो बहू थी वो इनके सामने घूंघट करती थी। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, फर्स्ट एज अ टेलर देन एज अ बैंगल मेकर। एनीस जंग यहाँ पर बता रहे हैं कि मुकेश के जो फादर थे उन्होंने सालों साल बहुत मेहनत की है, पहले एज अ टेलर और फिर बाद में वो बैंगल मेकिंग के काम में आ गए। तो टेलर के बाद उन्होंने बैंगल मेकिंग का काम किया। ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, और उन्होंने अपना घर रेनोवेट करना, मतलब एक तरीके से वो काफ़ी चीज़ों में ऐसे उन्होंने बताया कि फेल हो गए थे, जैसे कि उन्होंने अपना घर रेनोवेट नहीं कराया क्योंकि हाउस बिल्कुल डिलैपिडेटेड था। सेंड्स हिज 2 sons टू स्कूल, अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को, मुकेश एंड उसके बड़े भाई को स्कूल नहीं भेजा। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम वट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। फिर एनीस जंग बता रहे हैं कि उन्होंने इन पूरे सालों में बस यही काम किया कि जो उनको आता था बैंगल मेकिंग का काम, आर्ट, वो अपने बच्चों को सिखाया रादर देन सेंडिंग देम टू स्कूल। इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश's ग्रैंड मदर। तो मुकेश की ग्रैंड मदर एनीस जंग को कहती है कि ये ना इनके भाग्य में लिखा था, इसके कर्म में लिखा था। क्या कर्म में लिखा था? बैंगल मेकिंग का काम।
तो यहाँ पर ये किसको डिनोट करे, तो मुकेश की जो ग्रैंड मदर है, जो दादी हैं, वो कह रही हैं कि बैंगल मेकिंग का काम ना मुकेश के फादर जो हैं उनके कर्म में लिखा था, उनकी डेस्टिनी में लिखा था, मतलब ये भगवान ने ही हमें काम दिया है। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles। एंड मुकेश की जो ग्रैंड मदर हैं, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को, मतलब मुकेश के दादाजी को अंधे होते हुए देखा। अंधे होते हुए कैसे देखा? एक्चुअली होता ये है, जब बैंगल मेकिंग का काम होता है, उसमें जब पॉलिशिंग की जाती है और डार्क रूम में काम किया जाता है, तो बहुत सारे लोग अपनी आई साइट को लूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर एनीस जंग यही बता रही हैं कि देखो, ये बात वो कह रहा है कि ये उसकी डेस्टिनी में है, जिसने खुद के हस्बैंड को अंधा होते हुए देखा, उनकी आई साइट चली गई थी। क्यों? क्योंकि वो एक ग्लास मेकिंग का काम करते, सॉरी बैंगल मेकिंग का काम करते थे, और उन बैंगल मेकिंग में काम करते वक्त जब ग्लास पर और बैंगल्स पर पॉलिश की जाती है, तो उसके डस्ट की वजह से आंखें ब्लाइंड हो जाती हैं। कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन। एंड ये ग्रैंड मदर जो है ना मुकेश की, ये कहती हैं कि सालों साल जो फैमिली का ट्रेडिशन है, जो भगवान ने हमें दिया है, वो तोड़ा नहीं जा सकता जल्दी से। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स। अब वो कहते हैं कि हम बैंगल मेकिंग की कास्ट में ही पैदा हुए हैं। कौन कह रहा है ये बात? मुकेश की ग्रैंड मदर। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बैंगल्स ही देखी हैं, चाहे घर की बात कर लो, यार्ड की बात कर लो, या फिर उनके पड़ोसियों के जो घर हैं उनकी बात कर लो, उनके यार्ड की बात कर लो, या फिर फिरोज़ाबाद टाउन में गलियों की बात कर लो, हर जगह उन्होंने बैंगल्स ही बैंगल्स देखी हैं। स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, और बैंगल्स के जो स्पाइरल है, मतलब ऐसे गोल गोल बैंगल्स देखिए हर कलर की, चाहे वो सनी गोल्ड हो, ग्रीन कलर हो, रॉयल ब्लू कलर हो, पिंक हो, पर्पल हो, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। तो वो बता रही हैं कि रेनबो के जो 7 कलर होते हैं, और उन 7 कलर से जो नया कलर बन सके, वो सभी कलर उन्होंने बैंगल्स में देखे हैं। और वो सभी कलर जो हैं अनकैम्प्ड यार्ड्स में एक ढेर लगाकर पड़े हुए हैं। लाई इन द मून्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स का मतलब क्या है कि ढेर लगाकर वो हर जगह, गली गली फिरोज़ाबाद के मतलब स्ट्रीट्स में सभी बैंगल्स यूं पड़ी हुई हैं, और ये लोग उन पर जो है एक तरीके से इतना अटेंशन पे नहीं करते, क्योंकि सारा ही फिरोज़ाबाद बैंगल मेकिंग के काम में है। Lie in the moons in unkept yards are piled on 4-wheeled handcrafts। एनीस जंग बता रही हैं कि फिरोज़ाबाद की हर गली में आपको वहाँ बैंगल्स दिखेंगी, वो भी जो ये अनकैम्प्ड यार्ड है। अनकैम्प्ड का मतलब होता है अनटाइडी, जिसका बिल्कुल ध्यान ना दिया जाए। तो ऐसी गलियों में आपको बैंगल्स के ढेर मिल जाएंगे। इसके अलावा जो 4-wheeled हैंड कार्ट्स होती हैं, जिनको हाथों से खींचा जाता है, तो 4 पहिए की वो कार्ट जिसको हाथों से खींचा जाता है, उन पर भी इन बैंगल्स के ढेर रखे हुए हैं। और इन हैंड कार्ट्स को पुश किया जाता है यंग मैन के द्वारा, मतलब जो बड़े यंग मैन है ना, वो क्या करते हैं, वो नौजवान लोग इन हैंड कार्ट्स को पुश करते हैं। एंड नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन। और ये जो शैंटी टाउन है, मतलब जो फिरोज़ाबाद की गलियां हैं, इसमें आपको रफली बिल्ट स्मॉल हट्स मिलेंगी। तो यहाँ फिरोज़ाबाद को शैंटी टाउन कहा गया है, क्योंकि फिरोज़ाबाद की हर गली में आपको ऐसे रफली बिल्ट हट्स मिलेंगी। सो इस शैंटी टाउन में ये यंग मैन इन 4-wheeled हैंड कार्ट्स को पुश करते हुए घूमते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circle of bangles। एनीस जंग बता रही हैं कि फिरोज़ाबाद की गलियों में आपको ऐसे डार्क हटमेंट्स मिलेंगे, जहाँ पर इतना ज़्यादा अंधेरा होता है, बस रोशनी का क्या होता है वहाँ पर साधन, एक ऑयल लैंप जला हुआ होता है, और उसकी भी फ्लेम्स फ्लिकर करती हैं। और इतने अंधेरे में लड़के लड़कियां अपने मदर एंड फादर के साथ वहाँ बैठकर बैंगल मेकिंग का काम करते हैं। वो इतने अंधेरे में
ये जो बैंगल्स होती है ना, इनका सर्कल बनाने के लिए जो कांच के पीसेस होते हैं ना, उनको वेल्ड करते हैं, मतलब कांच के पीसेस को जॉइन करते हैं और जॉइन कर करके उन कांच के पीसेस का एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल ऑफ बैंगल्स। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside। और इनकी जो आंखें हैं ना, वो अंधेरे में काम कर करके अंधेरे को लेकर एडजस्टेड हो गई हैं, रादर देन एडजस्टेड विद लाइट आउटसाइड। मतलब अंधेरे में सारा दिन बैठ के ये लोग बैंगल मेकिंग का काम करते हैं, कांच के पीसेस को ये जॉइन करते हैं, तो इनकी जो आंखें हैं ना, वो अंधेरे में एडजस्ट हो चुकी हैं। और इसी वजह से कई बार इन लोगों की आई साइट लूज हो जाती है, मतलब आई साइट गुम हो जाती है, आई साइट चली जाती है, क्योंकि इनकी आंखें ज़्यादा डार्क में एडजस्टेड होती हैं, ना कि लाइट में। तो यहाँ बेसिकली एनीस जंग ना एक तरीके से इनकी पिटी कंडीशन बता रही हैं कि ये जो बच्चे हैं ना, ये 18 साल एडल्ट्स होने से पहले ही अपनी आई साइट लूज कर देते हैं, क्योंकि इनकी आंखें डार्क में ज़्यादा एडजस्टेड होती हैं और सूरज की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाती इनकी आंखें। तो इसीलिए 18 ईयर्स होने से पहले ही ये लोग अपनी आंखें मतलब आई साइट लूज कर देते हैं। सविता, अ यंग गर्ल इन ड्रैप पिंक ड्रेस, sits alongside an elderly woman। अब एनीस जंग एक यंग गर्ल को देखती हैं जिसका नाम है सविता। इसने पिंक कलर की एक ड्रैब ड्रेस पहनी हुई है, ड्रैब मतलब फेडेड। तो सविता ने एक फेडेड सी पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है और वो एक एल्डर वुमेन के साथ बैठी हुई हैं। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, सोल्डरिंग मतलब जोड़ना, जॉइन करना। एंड सविता भी क्या काम कर रही है, तो ये छोटी सी बच्ची पीसेस ऑफ ग्लास को, कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है, सोल्डर कर रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, और उसके हाथ इतने स्किलफुल है वो ये काम करने में कि फटाफट से उसके हाथ मूव कर रहे हैं मैकेनिकली, जैसे कि उसके हाथ टोंग्स ऑफ अ मशीन हो, मतलब एक मशीन से बने हुए जैसे उसके हाथ। तो बेसिकली यहाँ वो ये कहना चाहती है कि सविता ना इतनी स्किलफुल है ये काम करने में कि वो फटाफट से इन कांच के पीसेस को जॉइन कर रही है। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। फिर वो कहती हैं कि शायद ये छोटी सी बच्ची सविता को बैंगल्स की सैंक्टिटी पता भी नहीं होगी, इसे पता भी नहीं होगा कि बैंगल्स क्यों बनाई जाती हैं। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग। फिर वो कहती हैं कि जो कांच की चूड़ियाँ हैं ना, वो हमारे यहाँ भारतीय विमेन की नज़र में एक सुहाग है, एक ऑस्पिशियसनेस है मैरिज में, मतलब एक इसे शुभ माना जाता है। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrists। So यहाँ पर एनीस जंग कह रही हैं कि अभी तो ये छोटी सी बच्ची जो सविता है ना, इसको बैंगल्स की सैंक्टिटी नहीं पता, इसे नहीं पता ये इंडियन विमेन की लाइफ में सुहाग को सिंबलाइज करती है, इसको शादियों में शुभ माना जाता है कांच की चूड़ियों को। बट शी विल डोन वन डे, मतलब शी विल रियलाइज वन डे, एक दिन उसे एहसास होगा, उसे पता चलेगा जब वो एक दुल्हन बनेगी, ठीक है, व्हेन शी विल बिकम अ ब्राइड। तो जब वो एक दुल्हन बनेगी उस टाइम पर उसके सर पर एक लाल कलर का चुनरी उठाया जाएगा, इसके अलावा उसके हाथों पर लाल कलर की मेहंदी होगी एंड उसके हाथों में लाल रंग की बैंगल्स होंगी, कांच की चूड़ियाँ होंगी लाल कलर की। एंड शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और जब वो एक दुल्हन की तरह तैयार होगी, दुल्हन बनेगी, तो उस दिन उसे ये रियलाइज होगा कि इन कांच की चूड़ियों का क्या इम्पोर्टेंस है इंडियन विमेन की लाइफ में। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो। तो वो कहती है कि जैसे कि ये जो सविता जिस ओल्ड वुमेन के साथ में बैठी हुई है, इस ओल्ड वुमेन को पता होगा कि कांच की चूड़ियों का क्या महत्व है, बिकॉज शी बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो। दैट मीन्स कि वो भी एक टाइम पर सालों पहले दुल्हन बनी थी, तो एक दुल्हन को इन कांच की चूड़ियों का इम्पोर्टेंस पता होता है। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट।
बट नो लाइट इन हर आईज। एंड ये जो ओल्ड वुमेन है इसके हाथों में आज भी ये कांच की चूड़ियां हैं बट आंखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज। और जो ये लेडी है ना ओल्ड वुमेन, ये क्या कहती है कि एक वक्त का शेर भर खाना इन्होंने खाया नहीं है। इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, और उसकी आवाज में वो जॉय नहीं था। शी हैज़ नॉट enjoyed even one full meal in her entire life। तो वो कहती है नीस जंग कि इस लेडी ने अभी तक वन फुल मील भी नहीं आज तक इंजॉय किया इंटायर हर लाइफ टाइम, अपनी पूरी जिंदगी में। दैट्स व्हाट शी हैज़ रिप्ड। तो यहाँ पर नीस जंग कहना चाहती हैं कि बचपन से ये ओल्ड वुमेन काम करती आ रही है कांच की चूड़ियों का, ठीक है। आज इसने कांच की चूड़ियाँ पहनी हुई हैं बट आंखों में रोशनी की कमी है, और इस काम में इसने अभी तक क्या पाया, एक वक्त का फुल मील भी नहीं पाया। कहने का मतलब है कि एंटायर लाइफ टाइम इसने अभी तक एक वक्त का प्रॉपर खाना नहीं खाया, और इस काम से अभी तक इसे यही मिला। क्या मिला? आंखों की रोशनी चली गई और खाना पेट भर भी नहीं खाया। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन with a flowing beard says, I know nothing except bangles। और इसके हस्बैंड क्या कहते हैं कि मुझे बैंगल्स के अलावा कुछ भी काम नहीं आता। All I have done is make a house for the family to live in। और मैंने अपनी मेहनत से बैंगल मेकिंग के काम से पूरी ज़िंदगी बस एक ही चीज़ कमाई, वो क्या है? अपना घर। तो मैंने एक घर बनाया जिसमें मेरी फैमिली रह सके। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime, he has a roof over his head। तो जब ये इस ओल्ड वुमेन का हस्बैंड ये कहता है कि इसने पूरी ज़िंदगी कुछ कमाया हो या ना कमाया हो बट इसने एक घर बनाकर दे दिया जिसमें इसकी फैमिली रहे, तो ये बात सुनकर हर कोई इंसान ऐसे आश्चर्यचकित होगा, क्योंकि लोग पूरी ज़िंदगी काम करते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी हार्डवर्क करते रहते हैं बट स्टिल वो एक घर बनाने में फेल हो जाते हैं। एटलीस्ट ये चाहे बैंगल मेकिंग का काम करता हो बट इसके पास रहने के लिए छत तो है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ बैंगल मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम। रिंग्स इन एवरी होम का मतलब है हर घर की यही कहानी है फिरोज़ाबाद में। तो फिरोज़ाबाद में हर घर की एक ये कहानी है कि भले ही वो ये रोते रहें कि उनके पास पैसा नहीं है, भर पेट खाना नहीं है, फिर भी वो ये जो बिज़नेस है ना बैंगल मेकिंग का, इस बिज़नेस को कैरी ऑन करते रहते हैं। तो ये बिज़नेस इनका कैसे चलता है? जनरेशन टू जनरेशन। The young men echo the lament of their elders। lament means complain। तो ये जो यंग मैन है यहाँ फिरोज़ाबाद टाउन के जो नौजवान हैं वो भले ही अपने एल्डर्स की तरह कंप्लेन करते रहें कि उनके पास खाना नहीं है प्रॉपर, उनके पास पैसा नहीं है, बट स्टिल वो इसी बिजनेस में हैं। मतलब उनमें ना इतनी शक्ति नहीं है कि वो एक रिस्क ले लें दूसरे बिजनेस में जाने के लिए। उसके पीछे भी रीज़न क्या है? उनकी पॉवर्टी। मतलब इतने गरीब लोग हैं ये अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाते, जैसे कि मुकेश का सपना है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद। देखो वैसे देखा जाए तो टाइम के साथ जो है चीज़ें चेंज हो जाती है, बट फिरोज़ाबाद में हम देख रहे हैं कि टाइम के साथ ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ। पहले भी इसी बिजनेस में थे ये लोग, आज भी इसी बिजनेस में हैं। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल द इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। तो यहाँ पर कह रहे हैं अनीस जंग कि सालों साल ये माइंड नंबिंग टॉयल करते आ रहे हैं। मतलब एक ऐसा काम जिसमें इनका जो सर है ना, जो माइंड है वो नम हो जाता है, टॉयलिंग करते हैं, मतलब इतना हार्ड वर्क ये करते हैं। इसकी वजह से इनके जो इनिशिएटिव हैं, जो प्लान्स हैं, जो इनके ड्रीम्स हैं, जो सपने हैं, वो सब मर जाते हैं, वो सब किल हो जाते हैं। Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men। तो अनीस जंग एक ग्रुप ऑफ यंग मैन से बात करती है और कहती हैं कि तुम एक अपना कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते। These young men have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers। तो जो ये यंग मैन है ना, ये एक्चुअली
मिडिलमैन के सर्कल में फंसे हुए हैं और इन्हीं मिडिलमैन ने इन यंग मैन के फादर एंड फोर फादर को भी अपने सर्कल में ट्रैप कर रखा है। तो बेसिकली यंग मैन का मतलब यहाँ पर क्या है? सो एक्चुअली ना ये यंग मैन वो लोग हैं जो कि कीपर्स ऑफ द लॉ, पुलिसमैन, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, मतलब वो लोग जो हायर अथॉरिटी पे हैं, जो रिच लोग हैं, उन्होंने ना इन यंग मैन को एंड इनके फादर्स एंड फोर फादर्स को ट्रैप कर रखा है एक विशियस सर्कल में। तो इसमें होता क्या है कि इन यंग मैन की या जितने भी बैंगल मेकिंग के प्रोसेस में ये गरीब लोग हैं, इन पर अत्याचार होता है। एक्चुअली किस तरीके का? देखो, जब भी इन बैंगल मेकिंग प्रोसेस में जितने ये पुअर लोग हैं, इनके पास पैसों की कमी होती है, तो ये लोन पर पैसा उठा लेते हैं और ये लोन पर पैसा उठाते हैं इन्हीं मिडिलमैन से। तो फिर उन पर जो है ये मिडिलमैन इंटरेस्ट लगा कर इनको अपने जाल में फंसाए रखते हैं अपने बेनिफिट के लिए। तो यहाँ पर ये बात कह रही हैं कि एनीस यंग ने फिर इन यंग मैन से बात की, तुम एक काम करो ना, तुम एक अपना कोऑपरेटिव बना लो। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, वी आर द ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say। जब एनीस जंग इनको कहती है कि तुम अपना एक कोऑपरेटिव, एक संगठन बना लो, इस बात पर ये लोग रिप्लाई करते हैं कि ये ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस फिर इन्हीं को क्वेश्चन करेगी, इन्हीं को मारेगी, पीटेगी, इनको जेल लेकर जाएगी एक इस जुर्म में ये कहकर कि तुम कुछ इलीगल कर रहे हो। तो कहने का मतलब है कि ये लोग इन मिडिलमैन के अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठा सकते। अगर ये आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे तो पुलिस इन्हें जेल में बंद कर देगी। There is no leader among them, no one who could help them see things differently। एनीस जंग कहती है कि बात तो एक्चुअली में ये है कि इनके ग्रुप में कोई लीडर ही नहीं है, कोई ऐसा लीडर जो इन्हें दूसरा रास्ता दिखा सके। Their fathers are as tired as they are। ये भी उसी तरह थक गए हैं जैसे इनके फादर्स और फोर फादर्स थक गए हैं। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice। apathy मतलब lack of concern, कि जब आप बहुत गरीब होते हो ना तो आपको किसी चीज़ का ध्यान नहीं रहता सिवाय खाने के, फुल मील के। तो यहाँ पर ये कहती है कि ये सब लोग बैंगल मेकिंग के प्रोसेस में जो गरीब लोग हैं, ये इस स्पाइरल में ये घूमते ही रहते हैं और इस चक्रव्यूह से ये बाहर नहीं आ पाते। पॉवर्टी से मतलब गरीबी से अपैथी टू ग्रीड टू इनजस्टिस, ये इन चीज़ में घूमते रहते हैं। ठीक है, एक तरफ स्पाइरल जो है वो कैसा है, यहाँ पर पॉवर्टी है तो पॉवर्टी से अपैथी से ग्रीड से इनजस्टिस, तो ये पूरा जो सर्कल है इनका, ऐसे इसी सर्कल में ये फंसे रहते हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स। उनको सुनने के बाद एनीस जंग को ये रियलाइज हुआ कि एक्चुअली यहाँ पर ना दो अलग अलग वर्ल्ड हैं जो एक दूसरे के खिलाफ हैं। एक फैमिली वो है दैट इज कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, एक फैमिली वो जो गरीब फैमिली है, गरीबी के जाल में जो फंसे हुए हैं, बर्डन्ड बाय स्टिग्मा ऑफ कास्ट विच दे आर बोर्न। और ये जो गरीबी के जाल में फंसे हुए लोग हैं, इनके ऊपर एक ये बोझ है कि ये बैंगल मेकिंग कास्ट फैमिली में जन्मे हुए हैं, तो इसीलिए ये बैंगल मेकिंग के अलावा कोई और काम नहीं कर सकते। द अदर सर्कल विच इज विशियस सर्कल, एक ऐसा सर्कल जो दूसरों पर अत्याचार करता है। तो उसमें कौन कौन है? साहूकार्स, मिडलमैन, पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ द लॉ, ब्यूरोक्रेट्स वो लोग होते हैं जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट में हाई पोजीशंस पर बैठे हुए हैं, एंड द पॉलिटिशियंस। तो यहाँ पर ये कहते हैं एक फैमिली वो जो गरीबी के जाल में फंसी हुई है और दूसरी वो जो कि इन पर अत्याचार करते रहते हैं और इनको अपने ट्रैप में फंसाए रखते हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड। और इन सब लोगों ने, साहूकार, मिडलमैन, पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ द लॉ, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, इन सब ने एक साथ मिलकर इन बच्चों पर बैगेज बना दिया, एक बोझ बना दिया दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जो कि ये बैंगल मेकिंग प्रोसेस के जो बच्चे हैं ना, ये इस बोझ को हटा नहीं सकते। ये
Before he is aware, he accepts it naturally as his father. फिर यहाँ पर कहती है कि जो ये बच्चे हैं इनको इस चीज़ की अवेयरनेस होने से पहले ही, क्या अवेयरनेस, कि इनको एक बोझ तले दबाया जा रहा है, तो ये अवेयरनेस होने से पहले ये नेचुरली वो काम एक्सेप्ट कर लेते हैं जो इनके फादर करते आ रहे हैं, विच इज़ बैंगल मेकिंग प्रोसेस. टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर. और अगर ये बच्चे बैंगल मेकिंग प्रोसेस के अलावा कुछ और काम करना चाहें तो ये एक डेयर, एक करेज माना जाता है. एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप. और डेयरिंग इनके ग्रोइंग अप का पार्ट नहीं है. जैसे कि अगर मुकेश की बात की जाए, व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड. फिर एनीस जंग कहती हैं कि जब उनको ये दिखता है मुकेश की आंखों में कि वो एक एम्बिशियस पर्सन है, एक एम्बिशियस बच्चा है जो आगे जाकर एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, ना कि एक बैंगल मेकिंग प्रोसेस में वो इसके तले दबना चाहता है. आई वॉन्ट टू बी मोटर मैकेनिक ही रिपीट्स. तो एनीस जंग कहती हैं कि मुकेश की नज़रों में साफ साफ एक ये सेंस ऑफ फ्लैश, एक ये चीज़ देखी जा सकती है कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वो अपने फैमिली ट्रेडिशन को नहीं फॉलो करना चाहता. तो ये सुनकर और ये देखकर एनीस जंग काफ़ी खुश होती हैं. एंड मुकेश कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ. ही विल गो टू गैराज एंड लर्न. वो गैराज जाएगा, मोटर मैकेनिक का काम सीखेगा. बट गैराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम. गैराज उसके घर से काफ़ी दूर है. आई विल वॉक ही इंसिस्ट. तो इस बात पर मुकेश रिप्लाई करता है तो कोई नहीं, अगर दूर है मैं पैदल पैदल चला जाऊंगा. फिर एनीस जंग पूछती है डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन. कि क्या तुम प्लेन उड़ाना चाहते हो, क्या तुम्हारा ये एक सपना है. ही इज सडनली साइलेंट. वो एकदम से मुकेश चुप हो जाता है ये सुनकर. नो ही सेज. तो उसने कहा नहीं, मेरा ऐसा कोई सपना नहीं है. स्टेयरिंग एट द ग्राउंड. और वो इस टाइम पर जमीन को देखता हुआ ये बात बोलता है, क्योंकि यहाँ से हम एक चीज़ समझ रहे कि उसे शायद पता ही नहीं है कि एरोप्लेन कैसे उड़ाया जाता है, क्या ये चीज़ है. उसने एरोप्लेन कभी देखे नहीं, और देखे भी हैं वैसे भी फिरोज़ाबाद से ऊपर बहुत ही कम एरोप्लेन उड़ते हैं, तो इसलिए उसका ये सपना नहीं है. In his small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret, and he is content to dream of cars that he sees hurtling down the street of his town. Few airplanes fly over Firozabad. तो यहाँ पर जब एनीस जंग ये पूछती है ना एयरप्लेन के बारे में कि क्या तुम प्लेन उड़ाना चाहते हो, तो वो एक मरमर मतलब लो वॉल्यूम में कहता है नो. और इस टाइम पर जब वो ग्राउंड पर देख रहा होता है तो उसे एक एम्बैरेसमेंट फील होती है, बट उसे पछतावा नहीं है किसी चीज़ का. उसे ये पछतावा नहीं है कि मैं प्लेन नहीं उड़ाना चाहता, बल्कि मैं तो बस गाड़ी चलाना और गाड़ी का काम सीखना चाहता हूँ, मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ. उसके मन में ये पछतावा इसलिए नहीं था कि रीज़न बीइंग उसने एयरप्लेन्स देखे ही नहीं हैं. एनीस जंग को ये समझ में आ गया था, उसने सिर्फ गाड़ियाँ चलती हुई देखी हैं. सो ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन. दैट मीन्स कि उसने अपने टाउन में गाड़ियाँ चलती हुई देखी हैं, और यही उसका एक सपना है कि वो गाड़ियों का काम करे. वो ना तो मोटर मैकेनिक बल्कि साथ साथ वो गाड़ी भी कहता है वो सीखना चाहता है, राइट. तो उसका गाड़ियों का सपना है. एंड फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद. मतलब वैसे भी फिरोज़ाबाद में बहुत ही कम एरोप्लेन हैं जो फ्लाई ओवर करते हैं. अगर करते तो शायद वो ये सपना भी रख पाता एयरप्लेन उड़ाने का, राइट. लेकिन सिंस वहाँ पर एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर नहीं करते, तो इसीलिए मुकेश को भी इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है. और यहीं पर हमारा जो चैप्टर का सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट होता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कोई भी कमेंट, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. इसके अलावा आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं. थैंक यू.